ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, इन प्रश्नों का उत्तर वही पा सकता है जो अपने भीतर भार फैले संसार को अच्छी तरह समझ सके। और ईश्वर से जुड़ने का सबसे सरल मार्ग है संगीत व नृत्य। रोज की तरह हम नृत्य साधना करें और खुद को प्रभु के नाम में विलीन कर दें। ठहरिए, आपको ज्ञात नहीं, प्रभु ब्रह्मचारी इच्छानंद सरस्वती जी महाराज के विश्राम गृह के आसपास महिलाओं का प्रवेश निषेध है। मुझे बाबा जी से बात करनी है, एक बार बात करवा दीजिए। बाबा महिलाओं से अकेले नहीं मिलते। आपके साथ कोई पुरुष या सगा संबंधी आया है? बाबा जी, पाप मत करो। बोलिए, क्या परेशानी है आपकी? बाबा जी, मैं आपकी बहुत बड़ी भक्त हूँ। आपके आशीर्वाद से मैंने और मेरे पति ने बहुत तरक्की की है। हाल ही में हम लोगों ने एक घर खरीदा है। हम चाहते हैं कि आप हमारे घर आके पूजा करें। हम आपके साथ ही गृह प्रवेश करना चाहते हैं। आप अपने पति को हमारे पास भेज दीजिए, हम अवश्य चलेंगे। ठीक है, पूजा संपन्न हुई। अब हम आपसे विदा लेते हैं। बाबा जी, इतनी कड़ी धूप में आप वापस गाजियाबाद जाएंगे, वो भी खाली पेट? नहीं बाबा जी, मैंने आप सभी के लिए भोजन का इंतजाम किया है बाबा जी। बाबा जी, मैंने बिना प्याज लहसुन मसाले का खाना पकाया है, बिल्कुल सात्विक है। अगर आप भोग लगाएंगे तो हम सब खाना खा पाएंगे। एक पाखंडी बाबा द्वारा धर्म और आस्था के नाम पर कलंकित करने वाले किस्से तो बहुत देखे होंगे आप, लेकिन जो आज आपने देखा वो किसी अपवाद से कम नहीं। एक बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत एक धर्म गुरु को कलंकित किया जा रहा था। इसमें कितना सच था, कितना झूठ, कौन था अत्याचारी, क्या था अत्याचार, ये एक ऐसा केस था जो गाजियाबाद का मशहूर केस बनकर सामने आया और ना जाने कितने घिनौने जुर्म का पर्दाफाश कर गया। चेयरपर्सन मैडम, आपके हेल्प के लिए थैंक यू। मैं घर के बाहर तो एक लड़ाई जीत गई, लेकिन अपने से हार गई हूँ। ऑफिस, गली, मोहल्ले, हर जगह उसकी वजह से नाक में दम हो गया है। मेरे माँ बाप, फ्रेंड्स, रिलेटिव कोई मेरे साथ नहीं है। मैं अकेली पड़ गई हूँ और सोचती हूँ कि मैं जिंदा क्यों हूँ। क्या छिपा रहे हो? दी, ये आप लिख रही हो जो अपने स्कूल की टॉपर, अपनी कॉलेज की टॉपर, अपने कॉलेज यूनियन की प्रेसिडेंट रह चुकी है। दी, यू वर एन इंस्पिरेशन टू एवरीवन। थी, हूँ नहीं। अब तो ना मेरे पास जॉब है, ना मेरी लाइफ है और ना ही पैसे हैं। दी, मेरी मानो तो आपको पापा की बात मान लेनी चाहिए।
मेरे रास्ते से। देखो रितु, मैं फिर तुम्हें कह रहा हूँ, केस वापस ले लो, तुम्हारी लाइफ फिर पहले जैसे नॉर्मल हो जाएगी। तू हटेगा मेरे रास्ते से या मैं पुलिस को बुलाऊं? उम्र भर अपने भाई की तरह जेल में सड़ेगा। हटो। अब मेरे सामने ऐसे ब्रह्मचर्य का जाप करने से क्या होगा? आपकी मनसा क्या है? आपको मैंने कितना समझाया लेकिन आप तो मानी ही नहीं। आप तो अपनी भक्ति और शक्ति से सबके दिल जीतते रह, ऐसे थोड़ी ना चलता है। मैंने अपना शरीर लुटाया है, ऐसे थोड़ी ना चुप रहूंगी। लीजिए, अगर ये चुप बैठ भी गई तो हम चुप नहीं बैठने वाले। क्यों गजेंद्र? मैं चुप नहीं हूँ बाबा जी, वीडियो क्लिप न्यूज चैनल्स भेजने को तैयार है। कुछ अनमजबी भक्तों तक वायरल हो जाएंगे। फिर तो प्रभु देवता से दानव कहलाएंगे। आपको क्या चाहिए? सिर्फ 4 करोड़। आप ना यहाँ पर रुको, मैं देख के आता हूँ। पर मुझे लग रहा है इस सब में दीपेश या उसकी फैमिली का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, क्योंकि ऋतु बादल की वजह से उसकी फैमिली को काफी जिल्लत झेलनी पड़ी थी। क्या नाम था लड़के का? दीपेश तोमर सर। क्या हुआ? अभी भी जेल में। केस की सुनवाई हो चुकी है लेकिन जज का फैसला आना बाकी है। मोबाइल फोन या पर्स वगैरह कुछ मिला? नो सर। बॉडी को पंचनामे के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर, हम क्यों उस लड़की को मारेंगे या मरवाएंगे? हमारे बेटे की जो जिंदगी बर्बाद होनी थी वो तो हो ही गई। सेशन कोर्ट ने तो अपना फैसला सुना दिया, आप हाई कोर्ट में अपील कर देते। वैसे भी ऋतु तो मर चुकी है, आप कोई ना कोई जुगाड़ करके अपने बेटे दीपेश को जेल से निकलवा लेते। हम कुछ नहीं करने वाले सर। ये दीपेश के साथ फोटो में ये शख्स कौन है? ये मेरा छोटा बेटा सर्वेश है, केरला गया। हम आयुर्वेदिक दवाई के थोक विक्रेता हैं, वही लेने गए। जरा फोन लगाइए इसे। लगे लगे। The number you are trying to call is currently switched off. सर, स्विच ऑफ। स्विच ऑफ। एक काम करो, इनके फिंगरप्रिंट्स लो। इस सर्वेश का मोबाइल सर्विलेंस में डालो और उसके कॉल रिकॉर्ड निकालो और उसके फोटोज खबरी नेटवर्क पर डिस्ट्रीब्यूट करो। राइट सर। अपने एक आदमी को तुमर के घर के आसपास रखो, नजर रखने के लिए करो। ओके सर। ये ऋतु के माँ बाप से बात हुई? उन्हें पुलिस स्टेशन आने के लिए कहा सर। सर, मेरी बेटी लड़ाई लड़ते लड़ते थक गई थी, फिर भी उसे किसी ने मार दिया। हमारी ऋतु बचपन से ही दिमाग तेज और निडर लड़की थी, लेकिन इस रेप केस वाली घटना के बाद उसे और हमें सबको तोड़ के रख दिया था सर। उसने कुछ बताया था कि वो उस रात कहाँ गई? उससे ज्यादा कुछ पूछते नहीं थे सर। उससे कुछ पूछते तो वो जल्दी चिढ़ जाते थे। मेरी बेटी अंदर से बहुत ही टूट गई थी।
सर, ये लेटर रितु दीदी के डेस्क से मिला था। कहीं ऐसा तो नहीं कि बदनामी के डर से आप ही लोगों ने उसे मार दिया, मरवा दिया? ऐसा नहीं है सर, मुझे अपनी बेटी रितु से बहुत उम्मीदें थी। मैं अपनी उम्मीदें हार गया था, इसलिए सर मैं बहुत परेशान हो गया था। रितु की बेहतरी के लिए हमसे जो बन पड़ रहा था, जो कर सकते थे सर, हमने बहुत कोशिश की। माँ, मैं कैसे शादी करूं? अभी मैं अपने पैरों पे भी खड़ी नहीं हुई हूँ। ना तो मेरे पास जॉब है, ना तो मेरे पास सेविंग्स और ना ही खुद का घर है। अब आप खुद बताओ, अगर मैं सेटल हो जाती हूँ और कल को मेरा डाइवोर्स हो जाता है तो कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? अरे तुम लोग तो ऐसे बात करो जैसे कि इस रेप की घटना के बाद कोई भी लड़का उतावला हो रहा होगा इससे शादी करने के लिए। हर जगह से रिजेक्शन आ रहा है। आखिर तुझे जरूरत क्या थी ये केस करने की? पापा, वो मेरा कलीग था, हमें क्लाइंट पीपीटी रेडी करनी थी। अब मुझे क्या पता था कि वो मेरी ड्रिंक स्पाइक कर देगा और मेरे साथ वो सब कुछ करेगा। अब मैं बाहर वालों को क्या बोलूं जब आप लोग ही मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते? ऐसा नहीं है सर कि हम अपनी बेटी रितु पर ट्रस्ट नहीं करते थे, लेकिन लोगों की बातें और उनके तानों ने हमें फ्रस्ट्रेट कर दिया था सर। और जैसे जैसे ये केस की सुनवाई होती रही, मीडिया और सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने उसकी लड़ाई को सराहा और इसके बाद रितु के मन में आत्मविश्वास फिर से जगने लगा था। फिर सर हमने उसे नए सिरे से सब कुछ करने को कहा। देख बेटा, जो मैं तुझे उपाय बता रहा हूँ ना, उसे मान। मैं किसी साधु संत के पास नहीं जाऊंगी, पर किसी साइकियाट्रिस्ट को तो कंसल्ट कर सकती है। I mean, किसी से भी कंसल्ट करो, पर करो, जाओ कहीं। उसके बाद वो कहाँ गई? सर फिर वो साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर रूपसी बसी से मिलने गई थी। सर, रितु के मर्डर में हम उसके फादर महेश बादल के हाथ को कंप्लीटली रूल आउट नहीं कर सकते। एक काम करो, इसके भी फिंगरप्रिंट्स मैच करके देखो और उसके कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। राइट सर। पिछले महीने का चढ़ा हुआ आप पहले ही ले जा चुकी हैं। अब जो कुछ भी जमा पूंजी है यही है। गणो, ये हमारे आश्रम के गहने पैसे हैं, ये हम ऐसे ही किसी को नहीं दे सकते। आप रहेंगे, आपकी आस्था रहेगी, तभी तो ये आश्रम रहेगा। कितने पैसे है ये? कुल 25 लाख। और बाकी के पैसे? इससे ज्यादा नहीं मिल सकता। बाबा के टट्टू, तुम ज्यादा मत बोलो। अगर आप पीछे की जमीन का एक छोटा सा हिस्सा बेच देंगे ना, तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। खरीदार मैं लेकर आ जाऊंगी, आप बस जमीन के कागजात तैयार करवा दीजिए। हाँ जी, मैं रितु बादल की साइकियाट्रिस्ट हूँ। रितु मेंटली बहुत स्ट्रांग थी, मेडिटेशन और रनिंग से वो क्विकली रिकवर कर रही थी। डॉक्टर, आज तो रनिंग करते वक्त मेरे पीछे मेरे रेपिस्ट का भाई पड़ गया था। व्हाट? लेकिन मैंने उसे डांट कर भगा दिया। मैंने बोला कि मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। दैट्स ग्रेट। ऐसे ही अपनी जीने की चाहत और जोश को बनाए रखो। बस 3-4 सेशन और फिर तुम्हें मेरे पास भी हफ्ते में 2 बार आने की जरूरत नहीं है, महीने में 1 बार आ जाना। एक्चुअली मैं भी आपको यही बताने वाली थी कि अब आगे से मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगी, क्योंकि मुझे मेरे स्पिरिचुअल गुरु मिल गए हैं। उनसे बातें करना, उनकी बातें सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। उस गुरु के बारे में कुछ बताया था उसने? वो कौन था, उसका नाम क्या था? इच्छानंद सरस्वती जी महाराज। नीतू, 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 आई एम सॉरी। नीतू, क्या होगा? फिर से कोई बुरा सपना देखा क्या?
आप भूल क्यों नहीं जाते कि आप गाजियाबाद में नहीं हो बल्कि अपने घर ऋषिकेश में हो? कोई कहता है नौकरी परेशान कर रही है, कोई कहता है पत्नी परेशान कर रही है, कोई कहता है माँ बाप परेशान कर रहे हैं, कोई कहता है बच्चे परेशान कर रहे हैं। मेरा उन सब से एक ही जवाब है, अगर इतना परेशान कर रहे हैं तो छोड़ दो। नहीं छोड़ सकते, है ना? तो फिर रास्ते निकालो, जैसे ईश्वर रास्ते निकालता है। कभी ईश्वर से कहते हुए सुना है, मुझे मेरे भक्त परेशान कर रहे हैं? नहीं ना? क्षमा चाहता हूं, आप लोगों को नीचे बैठना पड़ रहा है। जी, ऋतु बादल आपकी शिष्य थी मतलब? जी, उसका मर्डर हो गया। ओम शांति। कब? 3 दिन पहले। बहुत तेजस्विनी थी वो, बेहद दुखद समाचार है ये। वो प्रभु के पास बहुत ही दुख दुविधा की घड़ी में आई थी। बाबा जी, मुझे लगता है कि मेरे आसपास सब फेक है, कोई अपना नहीं है, कोई मुझे लाइक नहीं करता, कोई लव नहीं करता, करेगा भी नहीं और जरूरत भी नहीं। आप पहले अपने आप से प्रेम करो, बिकॉज यू आर योर बेस्ट कंपनी। आप अपने सबसे अच्छे साथी हैं, सबसे अच्छे प्रेमी हैं। उसके बाद वो हमारे आश्रम में रोज आती, सत्संग के समय महिलाओं के केबिन में खूब नाचती और हमेशा खुश रहती। उसके बाद मैंने सुना कि वो भोजनालय में अपनी सेवा देती, बागबानी करती, चिड़ियों को दाने डालती। जब उसने आश्रम आना बंद कर दिया तो आपने उसके माँ बाप से पूछा नहीं कि वो क्यों नहीं आ रही? ये तो खुला आश्रम है, ना किसी को आने की मनाही है ना जाने की। वैसे ऋतु बादल में आपने क्या खास नोटिस किया था? लोग कहते हैं कि आश्रम में आने के बाद वो हमेशा खुश रहती थी, जीवन को एक नए सिरे से अपना रही थी। ऐसे में उसकी हत्या हो जाना, ये बहुत दुर्भाग्यवश है। आज के जमाने में बाबा कितने भी अच्छे, मुझे विश्वास नहीं आपने एक आदमी को इस आश्रम के पास तैनात रखा। ये सर्वेश के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, उसका फोन भी बंद जा रहा है और वो घर पे भी नहीं है। एक काम करो, दीपेश से मिलने के लिए, उससे पूछताछ करने के लिए जेल में एक एप्लीकेशन डालो और ये पता करो ये सर्वेश दीपेश के साथ मिलकर जेल में कुछ प्लान तो भी करे। राइट सर। ये रही ऋतु बादल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। रिपोर्ट के हिसाब से मौत रात 11:30 से 1:30 के बीच में हुई है और मौत गला दबाने की वजह से हुई थी। इसके अलावा कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं है। कॉल रिकॉर्ड्स में तो सस्पिशियस? नो सर, लेकिन ऋतु का फोन मौत के ठीक 1 महीने पहले से दिन में काफी टाइम के लिए बंद रहने लगा था। लोकेशन चेक किया, कहाँ ऑन हुआ कहाँ ऑफ हुआ? सर, बाबा के आश्रम में ऑफ होता था और घर में ऑन होता था। सर हाँ सर, ये रहे फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड्स। ओके, इसके मुताबिक ऋतु की गर्दन पे जो फिंगरप्रिंट्स मिले वो उसके माँ बाप से मैच नहीं करते और ना ही दीपेश के बाप से मैच करता है। क्या तो शायद दीपेश के फरार भाई सर्वेश ने हत्या की। राम राम सर जी, बोलो। आपका शक सही निकला था। दीपेश ने अपने भाई सर्विस का हिस्ट्री शूटर अवनीश से कांटेक्ट करवाया था। फिर तो सर अवनीश के अड्डे पर धावा बोलता, क्योंकि अब जेल जाकर दीपेश से पूछताछ करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। राइट। सब सर्वेश मुझे मिला था और उसने ऋतु बादल को मारने की बात भी किया था मुझसे। तूने उसे मार डाला? नहीं, मैंने नहीं मारा था, क्योंकि एक रोज पहले वो मुझे एडवांस के पैसे देने वाला था, लेकिन पैसे लेके वो आया ही नहीं। फिर दूसरी सुबह हमें पता चला कि उस लड़की की मौत हो गई। भगवान की कसम साहब, सच बोल रहा हूँ। ये सर्वेश तुमर के बारे में पता कर। दिखाओ, अच्छी आई है ना? चाहिए। ये देखो। नीतू जी, मैंने आपके बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा था। तो क्या सोचा तुमने? लड़की ने लड़के को फंसा लिया? नहीं, मैंने ऐसा नहीं सोचा। मतलब मैंने सोचा कि
आपके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई? मतलब आपका रेप हुआ, उसके बाद आप सीधे हॉस्पिटल गई, उसके बाद आपने मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया, फिर आप पुलिस स्टेशन गई, रिपोर्ट लिखवाई। क्योंकि मैं अगर पूरे प्रोसेस से नहीं जाती तो कहीं पकड़ा नहीं जाता। मतलब वो इतने बड़े बिजनेसमैन का बेटा, वो तो आप जानते ही हो, और आपको सेंस भी हो गया होगा कि वो कल जाकर आपको बदनाम तो करेगा ही, आपकी नौकरी भी चली जाएगी, आपके परिवार वाले आप पर सवाल भी उठाएंगे। यही तो प्रॉब्लम है, आज तक औरतें और लड़कियां यही सोच सोचकर अत्याचार सहते आ रही, पर अब नहीं। आखिर हमारे समाज में कभी ना कभी किसी ना किसी को तो कदम उठाना पड़ेगा। ये आपने सही कहा। वैसे मैं ना आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मतलब आपको कभी भी मेरी जरूरत पड़े ना तो प्लीज आप मुझे बुलाइए। ऋतु बादल ने AA एंटरप्राइजेस के खिलाफ केस दर्ज किया, लेकिन क्यों? रितु ने मुझे बताया था कि ऑफर लेटर मिलने के बाद जब वो दूसरे दिन जॉब ज्वाइन करने गई तो उन्होंने उसके साथ वियर्ड बिहेव किया। आई एम सॉरी रितु, कंपनी ने आपकी जॉब अपॉइंटमेंट होल्ड पर कर दी। बट व्हाई? वेल, हमें पता चल गया कि तुम्हें पिछले जॉब से क्यों निकाला गया था। ओह, जस्ट बिकॉज मैंने अपने कलीग पर रेप केस फाइल किया। आपने भी मेरा करेक्टर सर्टिफिकेट बना लिया। आपने एक बार भी ये नहीं सोचा कि शायद वाकई मेरा रेप हुआ था। अजी मेरे साथ है, कल आपके साथ भी हो सकता है। आई कैन अंडरस्टैंड रितु, बट फ्रैंकली स्पीकिंग हर कंपनी के टॉप मैनेजमेंट मर्द होते हैं, एंड ऑफ द रिकॉर्ड हमारे एमडी को तुम्हें अपॉइंट करने में रिस्क लग रहा है। सीरियसली? आपकी कंपनी तो अपने आप को वीमेन फ्रेंडली क्लेम करती है ना, लेकिन आज पता चला आपकी कंपनी की पॉलिसीज भी ड्यूबियस है और आपकी कंपनी भी बाकी की कंपनियों की तरह हिपोक्रेट है। आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मैं आपको ऐसे नहीं छोड़ूंगी, मैं इस कंपनी को कोर्ट में सू करूंगी। अब ऋतु रही नहीं है तो केस का कोई फायदा नहीं है, कंपनी ने एम्प्लॉय को भी निकाल दिया है। सर, हो सकता है कि उस एम्प्लॉय ने बदला लेने के लिए ऋतु का मर्डर कर दिया या फिर करवा दिया। उस एम्प्लॉय की डिटेल्स है आपके पास? ये उसका बायोडेटा। सोनल गुनात्रा। मेरी कंपनी ने मुझे सिर्फ एक पंचिंग बैग के जैसे यूज किया है। मेरे एमडी ने खुद एक पेपर लाके दिखाया था मुझे, जिसमें लिखा था कि ऋतु ने पिछली कंपनी पर एक रेप केस डाला और मुझसे उन्होंने कहा कि ऋतु को जॉब से बाहर निकाल दो। फिर बाद में जब ऋतु ने इस कंपनी पर केस डाला तो मेरे एमडी ने कंपनी की इमेज को साफ सुथरा रखने के लिए मुझे जॉब से बाहर निकाल दिया और कहा कि ऋतु को एम्प्लॉय करने का डिसीजन मेरा पर्सनल डिसीजन था, ना कि कंपनी का डिसीजन। आप 10 तारीख को रात को 11:30 बजे से 1:30 बजे के बीच में कहाँ थे? सर, मैं अपने पीजी में थी, गौतम नगर में। ठीक है, आप जा सकते। इसके स्टेटमेंट को क्रॉस चेक करो, देखो ये सच बोल रही है नहीं। ऋतु मर्डर केस में हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं था, लेकिन हमारे शक के दायरे में ऋतु के माँ बाप, रेपिस्ट दीपेश तुमर, उसका बाप और उसका भाई सोनल गुनात्रा, और साथ ही साथ ब्रह्मचारी इच्छानंद सरस्वती का वो आश्रम था। क्योंकि हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं था, इसलिए हम किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते थे। सर्वेश तोमर अभी भी लापता था, लेकिन यह पता लगाने के लिए कि उसने मर्डर किया है कि नहीं, हमने उसके पर्सनल टूथब्रश को फिंगरप्रिंट एनालिसिस के लिए भिजवा दिया था। और इसी बीच हमें एक लीड मिली। हेलो साइबर सेल, ऋतु बादल की इंफॉर्मेशन शेयर की थी मैंने, उसका कुछ पता चला? इंफॉर्मेशन करेक्ट है, थैंक यू सर। एक सुराग मिला है, ये देखिए। ऋतु बादल का सोशल मीडिया पे 2 अकाउंट्स हैं, एक ये और एक नॉर्मल ऋतु बादल के नाम से और एक योगिनी ऋतु बादल के नाम से। तुम कहना क्या चाहते हो? सर, ये दोनों अकाउंट्स 2 अलग अलग नंबर से लिंक हैं। इसका मतलब ऋतु बादल ने अपने अंदर बदलाव महसूस किया, इसलिए उसने एक नया नंबर लिया। तो साइबर सेल से ये दूसरा नंबर मुझे जल्दी मिल जाएगा। इसके बाद मैं इसकी कॉल डिटेल्स और इसकी लोकेशन डिटेल्स दोनों निकलवा दूँ। गुड, नमस्ते बाबा जी। ये लीजिए। परेशान ना बाबा जी, मैं सरोनी जी की कोई बात टाल नहीं सकता, जमीन पे कंट्रोल आपका ही रहेगा। मुझे लंदन हेड ऑफिस को नए नए इन्वेस्टमेंट दिखाने होते हैं, वो मैं दिखा दूंगा, और इस तरह आपके पैसों की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। और फिर जब आपके पास पैसे आ जाएंगे आप अपनी जमीन वापस ले लीजिएगा। सर, ये देखिए ऋतु के दूसरे नंबर के कॉल रिकॉर्ड्स। ये नंबर ऋतु की मौत से 10 दिन पहले लिया गया था।
और सर ये देखिए, 10 तारीख की शाम 6:30 बजे रितु को किसी आनंद प्रसाद नाम के आदमी ने फ़ोन किया था और उसके बाद 10:30 बजे रात को उसका फ़ोन लोकेशन आनंद प्रसाद का घर दिखा रहा है और फिर आधे घंटे बाद उसी एरिया में उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है और 15 किलोमीटर दूर रितु की मौत। तो काम कर, इस आनंद प्रसाद की डिटेल्स निकाल। ओके सर। मिस्टर आनंद प्रसाद इस लड़की को जानते हैं? हाँ हाँ, ये तो वही लड़की है जो मेरे पास जॉब के लिए आई थी। हेलो सर। बैठो बैठो। आप मिलने के लिए बहुत डेस्परेट थे मिस रितु? एक्चुअली सर, आपकी कंपनी की अपॉइंटमेंट के बारे में मुझे आज ही पता चला, तो मैंने सोचा कि वैकेंसी फुल होने से पहले मैं आपसे आके घर ही मिल लूं। कितनी देर तक थी आपके घर पे? तकरीबन आधे घंटे में। उसके तुरंत बाद उसका मोबाइल नेटवर्क ऑफ हो जाता है और उसके आधे घंटे की दूरी पे उसका मर्डर हो जाता है। क्या बात कर रहे हैं आप? मैंने तो उसे जॉब पे रखने का मन बना लिया था। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आप जा सकते हैं। सर वैसे तो ये आनंद प्रसाद एमडी है, लेकिन मुझे इस पर भी शक हो रहा है। मिस्टर आनंद प्रसाद, ये रहा आपके कॉल रिकॉर्ड्स। इसके मुताबिक आप बहुत यंग लड़कियों के संपर्क में थे। सो व्हाट? इज देयर एनी प्रॉब्लम? यस देयर इज। ये यंग लड़कियां सावली सलोनी आपको भेजा करती थी। रितु को भी सावली सलोनी ने आपको भेजा था और सावली सलोनी खुद जिस्म फरोशी के लिए जेल जा चुकी है। अब आप सच बताएंगे, क्योंकि रितु बादल का मर्डर हो चुका है जो आपके घर आई। बोलिए। रितु एक एस्कॉर्ट थी और सावली सलोनी उसकी एजेंट। ये बात आपको रितु ने बताई? जी नहीं, सावली सलोनी ने बस यही कहा था कि पहले वो नौकरी की बात करेगी फिर संबंध बनाएंगे। जॉब तो तुम्हें टिप समझ कर दे दूंगा, लेकिन जिस सर्विस के लिए पैसे लिए हैं वो तो शुरू करो। कौन सी सर्विस? बॉडी टू बॉडी सर्विस। आपको कोई गलतफहमी हुई है। मुझे सलोनी जी ने यहाँ सिर्फ और सिर्फ जॉब के लिए भेजा था। लेकिन तुम्हारे 1 घंटे के लिए उसने मुझसे 40,000 लिए हैं। सो डोंट वेस्ट माय टाइम बेबी। रुको। जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता ना, आप हमारे मेहमान बने रहेंगे। क्या मतलब? रंजन। जी सर। इन्हें लेके जाओ। चलिए। लेकिन सर किस जुर्म में? लेके जाओ। सर क्या किया है मैंने? लेके जाओ। सावली सलोनी को ढूंढना बहुत जरूरी है और ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि ये रितु बादल का मर्डर केस सावली सलोनी के सेक्स रैकेट से तो नहीं जुड़ा हुआ और कहीं पर्सनल रंजिश तो नहीं। इस सर्वेश के बारे में कुछ पता चला? सर वो अभी भी अंडरग्राउंड है और सर रितु बादल के गले पे मिले फिंगरप्रिंट्स के निशान सर्वेश के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं करते। सर हो सकता है सर्वेश ने खुद ये मर्डर ना किया और ना ही अवनीश चौधरी से करवाया, बल्कि शायद किसी और से करवाया। क्या हुआ? बाहर पुलिस आई है। पुलिस? तोड़ दो। पुलिस आ गई। उस तरफ सर्च करो। सर एक हार्ड डिस्क मिला है और इसके अलावा सारा सामान रेगुलर है। ठीक। और सर इसमें काफी आदमी ऐसे हैं जो कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे बेहोशी की हालत में। सर एक और वीडियो है। ये सत्य है कि सावली सलोनी मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। आपको ये बात हमें पहले बतानी चाहिए थी। हम उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी मुफ्त में बदनामी होती, ना मुझे कुछ हासिल होता ना हमारे आश्रम। आपको इस बात का पता है कि रितु बादल सावली सलोनी के संपर्क में थी? ये नहीं हो सकता। क्या आप ये बता सकते हैं कि कभी आपने रितु को सावली सलोनी के साथ देखा? हो सकता है उसके कहने पर वो इस आश्रम में आई।
जी नहीं, हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं थी। और ऋतु का परिवार हमारे आश्रम से सालों से जुड़ा हुआ है, तो फिर वो सावली सलोनी के कहने पर हमारे आश्रम में क्यों आएगी? ये सावली सलोनी आपको ब्लैकमेल क्यों कर रही थी? यही सवाल मैंने उससे भी किया था। तुम्हारे इस धर्म के धंधे ने, धंधा नहीं, आस्था बोलिए। हाँ हाँ वही वही, तुम्हारे इस आश्रम के कारण लोगों ने मेरे ठिकाने पर दारू पीना, चरस गांजा फूकना, सेक्स करना कम कर दिया है। इन सब की भरपाई के लिए तुमको पैसा देना होगा। हम बहुत जल्द सावली सलोनी को पकड़ लेंगे। अगर वो आपके संपर्क में आती है तो प्लीज हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। सर मैंने ऋतु बादल, सावली सलोनी और आनंद प्रसाद इनके कॉल रिकॉर्ड्स को क्रॉस चेक किया और सर एक नंबर कॉमन पाया। किसका? चमन श्रीवास्तव, जिसका फोटो है। ये नंबर हरिद्वार के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है और सर इस नंबर की कॉल लोकेशंस और ऋतु की कॉल लोकेशंस सब मैच करती है और ऋतु के मर्डर साइट से भी मैच करती है। और मर्डर के बाद? मर्डर के बाद 2 दिन पहले तक इसका लोकेशन ऋषिकेश ही दिखा रहा है। एक काम करो, तुम ऋषिकेश जाओ और चमन के बारे में पता करो। सर जी, चमन श्रीवास्तव जी मेरा भाई है। आप कौन? यूपी पुलिस। सर चमन जब से गाजियाबाद से आया था हमेशा परेशान रहता था। वो किसी ऋतु का नाम लेता था। रोज रात वो डरावने सपने देखता था और अचानक नींद से उठ जाता था। और अभी कुछ दिन पहले ही वो वापस गाजियाबाद चला गया। मैं गाजियाबाद जा रहा हूँ, मुझे वहां पर कुछ हिसाब चुकता करना बाकी है। पर सर हुआ क्या? हमें शक है तुम्हारे भाई चमन ने ऋतु बादल नाम की लड़की का खून किया। नहीं सर, मेरा भाई एक कलाकार आदमी है, वो किसी का खून नहीं कर सकता। क्या करता है तुम्हारा भाई? सर चमन पहले फोटोग्राफर था और अब वीडियो बनाने का काम करता है। कहीं वो इसके लिए काम तो नहीं करता? नहीं सर, मैं इसे नहीं जानता। और सर चमन ने मुझे कभी बताया नहीं कि किसके लिए काम करता है। तुम्हारे भाई से आखिरी बार बात कब हुई थी? सर उसका फोन 2 दिन से स्विच ऑफ आ रहा है। ऐसे बहुत सारे सवाल थे जिसका जवाब अभी तक हमारे पास नहीं था, जैसे ऋतु और चमन का कनेक्शन, ऋतु और सावली सलोनी का कनेक्शन, और इन सब में सावली सलोनी इच्छानंद सरस्वती को ब्लैकमेल क्यों कर रही थी। जब तक हम इन सवालों के जवाब ढूंढते हमें एक लाश मिली जिसने हमारी उलझने और भी बढ़ा दी। चमन श्रीवास्तव की बॉडी मिली है सर, किसी तेज धार वाले वेपन से उसका पेट काटा गया। मर्डर वेपन मिला? सब आसपास देख लिया सर, कुछ नहीं मिला। मेरी गट फीलिंग कह रही है कि ये केस इच्छानंद सरस्वती और सावली सलोनी के बीच में कहीं ना कहीं उलझा हुआ है। सर आश्रम पे हमारी नजर है, लेकिन सावली सलोनी का कोई ठिकाना नहीं मिल रहा। ऐसे बैठे रहने से तो कुछ भी नहीं होने वाला। एक काम करो, तुम कस्टमर बन के रेड लाइट एरिया में जाओ और सावली सलोनी के बारे में पता करो। ये कहीं ना कहीं तो अपना धंधा चला रही होगी। सर क्या चाहिए? एक बात बताओ, कुछ कॉलेज का कौला माल मिलेगा क्या? एकदम बढ़िया पटाखा, मतलब वो समझते हो ना, एयर होस्टेस मॉडल टाइप का वैसा। यहाँ तो सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलेगा, बाकी काम तो होटल में होगा, लेकिन पैसा बहुत लगेगा। तो भैया पैसों की चिंता मत करो, बस तुम माल दिखाओ तो एकदम टकाटक होना चाहिए। एक मैडम है, बात करके बताता हूँ। सर गाड़ी वाड़ी है क्या? तो गाड़ी है ना बाबू, उधर है, चलो आओ। चलिए चलो।
ये लोग आनंद विहार की तरफ जा रहे हैं, फॉलो करते रहे, लेकिन डिस्टेंस बना के रखें। सलोनी जी, सर ये सलोनी जी ही हैं जिसके पास गाजियाबाद में किसी भी टाइम पर टॉप क्लास की इंटरनेशनल लड़कियां मिलती हैं। अच्छा, तो ये हैं। आप एंजॉय कहाँ करेंगे, यहाँ या होटल में? देखिए, एंजॉय तो हम कहीं और ही करेंगे, फिलहाल आपका वॉशरूम यूज करेंगे। सर अंदर है ना, आते हैं। टिंडी, ऊपर आ जाओ जल्दी। चलिए, आप दोनों को एंजॉय कराते हैं। बहुत नचाया तुमने हमें सावली सलोनी, अब सच बोलने का टाइम आ गया है। क्यों मारा ऋतु को? नहीं सर, मैंने उसका कोई मर्डर नहीं किया और ना ही मैंने उसका मर्डर करवाया। हाँ, मैंने उसे अपने क्लाइंट के पास जरूर भेजा था। तुझे ना उसे थोड़ा इम्प्रेस करना है। हाँ, मैं कर लूंगी, मेरी वर्क प्रोफाइल अच्छी है। वो कुछ और ही समझ रही थी, लेकिन तुम ऑलरेडी पैसे ले चुकी थी उसके नाम पर। मैंने तो सब लड़कियां ऐसे ही करती है सर, पर मुझे क्या पता था कि वो ऐसे भाग जाएगी। ये चमन श्रीवास्तव कौन? वैसे तो वो वीडियो बनाता है, पर लड़कियों की सिक्योरिटी के लिए हम उसे साथ में भेज देते थे, और वो उस ऋतु को पसंद करने लग गया था और उसी ने उसे भगाने में भी मदद की थी। इसलिए तुमने उसका मर्डर कर दिया? नहीं सर, मैंने किसी को नहीं मारा सर। चलिए 1 मिनट के लिए मान लेते कि तुमने ऋतु और चमन को नहीं मारा, लेकिन ब्रह्मचारी इच्छा आनंद सरस्वती, उसे तो ब्लैकमेल किया ना तुमने? बिल्कुल किया था सर, करती नहीं तो वो रास्ते पे कैसे आता। ऋतु तो काफी सुलझी हुई लगी, तुम्हारे संपर्क में कैसे? मेरे पार्टनर की मदद से, उसी ने उसे धोखे से मेरे पास भेजा था। कौन है तुम्हारा पास? सावली सलोनी ने तुम्हारी पूरी सच्चाई हमें बता दी। ये है वो डायरीज जिसमें तुम्हारे पूरे क्लाइंट्स के नंबर हैं, और वो सारी लड़कियों के नंबर हैं जिनसे तुम प्रोस्टिट्यूशन कराया करते थे। आज वो तुम्हारी चुंगल से आजाद है, वो तुम्हारे खिलाफ बयान देगी। अब तुम अपनी कहानी खुद बताओगे या मुगल भाई? बोलो। देखिए, मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि ना ही मैंने ऋतु को मारा है ना मरवाया है। वो तो मुगल भाई देंगे, पहले तुम अपनी काली करतूतों के बारे में बताओ। संभोग और समाधि, ये दोनों ऐसी चीजें हैं जिससे भारत देश में किसी भी मूर्ख या किसी भी होशियार को लपेटा जा सकता है। मैं 5 स्टार होटल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी किया करता था। वहां मैं देखता था साधु महात्मा को कुछ युवतियों के साथ आते जाते। बस उसी दिन से मुझे मेरा जीवन सत्य मिल गया। मैंने मंदिर बनवाया और फिर मसाज पार्लर के जरिए देह व्यापार का धंधा शुरू किया। और फिर तुमने सावली सलोनी जैसे धंधे वाली से कनेक्ट किया, है ना? मैं सावली सलोनी जैसे लोगों के पास लड़कियां भेजता और फिर दूसरी बार उन्हीं क्लाइंट्स के साथ डायरेक्टली डील करता। इसलिए सावली सलोनी अपना पैसा निकलवाने के लिए तुम्हें ब्लैकमेल कर रही थी? अरे ऐसे थोड़ी ना, हमारा नेटवर्क कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और सूरत से लेकर कोलकाता तक फैला हुआ है। आप देश विदेश कहां भी जाओ, हमारी सेवाएं आपको एक फोन कॉल में उपलब्ध की जाएंगी। वो 7वां फोन हमें मिल चुके हैं, और वो नई लड़कियों को जो नया नंबर देते थे उसके बारे में ही पता चल चुका है, जैसे तुमने ऋतु को दिया था। लेकिन बहुत बड़ी गलती कर बैठे तुमने ऋतु को अपने प्रेम जाल में फंसा दिया। तुम्हारे अड्डे से हमें ये चिट्ठी मिली है जिसमें साफ साफ लिखा है ऋतु ने कि आपके प्रेम ने मुझे हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। प्रेम राई को पहाड़ बना सकता है, तो फिर लड़कियों से वेश्यावृत्ति करवाना ये कौन सी बड़ी बात थी। वो मेरे प्यार में बाहर कुछ ना बोलती और फिर धीरे धीरे उन्हें उस जीवन की आदत पड़ जाती। लेकिन ऋतु ऐसी लड़की नहीं, इसीलिए मैंने ऋतु को नौकरी के लिए सावली सलोनी के पास भेजा था। तुम एक काम करो, तुम सावली सलोनी से जाके मिलो, वो हमारी परम भक्त है। वो तुम्हें सही इंसान से मिलवा देगी जो तुम्हें बेहतरीन नौकरी देगा। थैंक यू सो मच बाबा जी। लेकिन ऋतु वहां से भाग गई। और ये बात तुम्हें चमन के थ्रू पता चली, जो तुम्हारे लिए ब्लैकमेलिंग किया करता था और सेक्स वीडियोस बनाया करता था। और फिर बाद में तुमने ऋतु को मारा। मैंने ऋतु को नहीं मारा, लेकिन हाँ, चमन ऋतु को भगाकर ले गया था। जब तक हम लोग वहां पर पहुंचे तब तक ऋतु मर चुकी थी और चमन भी गायब था। चमन गायब नहीं हुआ था,
तुमने उसे मार दिया। मारा नहीं, मुक्ति दी थी। रितु की मौत से व्याकुल हो गया था। बार बार पुलिस के पास जाने की धमकी दे रहा था। मैंने बहुत समझाया उसे, लेकिन वो नहीं समझा। अब समझने की बारी तुम्हारी है और तुम्हें समझाएगा देश का कानून। ऐसा केस बनाऊंगा ना तुम्हारे खिलाफ कि तुम्हारा बड़ा सा बड़ा क्लाइंट जो है तुम्हारी बेल नहीं दे पाएगा। अगर रितु को बाबा ने नहीं मारा तो फिर किसने मारा? एक काम करो, रितु के मर्डर की रात के इंसिडेंट टाइम से मैच करके देखो। उसके कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन रिकॉर्ड्स दोबारा से चेक करो। कातिल हमारे रेडार में ही है, बस पकड़ में नहीं आ रहा है। रितु ने चमन के फोन से आपके लैंडलाइन नंबर पर उस रात आप लोगों को फोन किया था। आपस में फैसला कर लीजिए आप कि रितु को किसने मारा है। सर मैंने मारा अपनी बेटी रितु को। उसका फोन आया था मेरे पास। पापा वो आपका इच्छा आनंद बहुत ही गिरा हुआ आदमी है। वो बहुत ही घटिया इंसान है। वो उसने मुझे प्रोस्टिट्यूशन में डालने की कोशिश की। मैं अपने एक दोस्त के साथ ग्रीन पार्क के गेट नंबर 2 के पास हूँ। पापा प्लीज जल्दी आ जाओ। सर मैं उससे बहुत तंग आ गया था और बाबा की बुराई मैं नहीं सुन सकता था, इसलिए गर्दन दबाकर मैंने उसे मार दिया। झूठ बोल रहे सर। रितु का फोन मुझे आया था। सर बाबा जी को हम पूछते हैं और रितु फोन पे बाबा जी के बारे में अनाप शनाप बके जा रही थी। बस गुस्से में आकर मैंने उसे मार दिया। नहीं इंस्पेक्टर साहब, रितु को मैंने मारा है। नहीं साहब मैंने मारा है सर। सर मैंने मारा है सर। ये रहे आप लोगों के फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड्स। ये रितु के गर्दन पे मिले फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड्स और आप दोनों के फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड्स मैच नहीं होते। हाँ मैंने मारा रितु को। तंग आ गई थी उसके वजह से मुझे अपने ऑफिस में अपने कलीग से अपने फ्रेंड से सुनना पड़ता था। इसकी बहन ने लड़के के मजे ले लिए और फंसवा दिया। लेकिन ये बात सच नहीं थी, तुम भी जानती थी। हाँ पर रितु बहुत फॉरवर्ड थी तो मुझे लगा शायद अटेंशन के लिए इनवाइट किया होगा। उसकी वजह से मुझसे सब लड़के कटने लगे थे। अरे इसके साथ डेट पर मत जाना वरना रेप के चार्जेस में अंदर करवा देते। पर फिर जब उस दिन उसने वो बाबा के धोखेबाज वाली बात की तो फिर मेरे सटक गए। मुझे लगा ये सारे पंगे इसी के साथ क्यों होते? शायद यही सब कुछ करती होगी और मैंने मार दिया उसको। और ये बात तुमने अपने माँ बाप को बताई। वो एक बेटी तो खो ही चुके थे, दूसरी नहीं खोना चाहते थे, इसलिए तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे थे। हाँ सर। ब्रह्मचारी इच्छानंद सरस्वती एक फ्रॉड, एक धोखेबाज इंसान है और उसकी आस्था में आकर तुमने अपनी बहन को ही मारा। ब्रह्मचारी इच्छानंद सरस्वती उर्फ अनुज अजय द्विवेदी, उसके सपनों ने उसे गलत रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर किया, जबकि मधु ने अपना संयम और आपा खोया। खून और आदर्शों के रिश्तों पर भरोसा ना करके उसने अधर्म का रास्ता चुना और गुनाह कर बैठी। पैसों और जिस्म की रंगीनियों से दूर रहे। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी। सर अजिंक्य मीडिया में इंटरव्यू दे रहे हैं, वो आपका बेटा है। व्हाट रमेश, वो हमारा बेटा कैसे हो सकता है? बकवास है ये अपोजिशन वालों की चाल है हमें बदनाम करने की। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर रंजीत ठाकुर और क्राइम पेट्रोल दस्तक के इस भाग में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एक ऐसा केस दिखाने जा रहा हूं जो अपने आप में यूनिक है, क्योंकि एक समय में इस केस ने पूरे हिंदुस्तान को हिलाकर रख दिया था। एक वरिष्ठ नेता के चरित्र को संदेह के घेरे में खड़ा कर दिया था। लीडिंग पार्टी के नेता यशवंत मिश्रा की कुर्सी और उनकी साख दोनों को हिलाकर रख दिया था। यशवंत मिश्रा को खुद के बारे में एक ऐसी खबर मिली जिसे वो मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। आपके बेटे अजिंक्य ने आपके ऊपर जो आरोप लगाया, क्या वो सच है? देखिए, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। चलो हटिए, चलो चलो सर। सर, एक मिनट।
लेकिन उनके ना मानने से कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये खबर पूरे देश में फैल चुकी थी। सारे अखबार, टीवी चैनल्स, यहाँ तक कि चाय की दुकानों और आम लोगों के ड्राइंग रूम में भी यही चर्चा का विषय था। यशवंत मिश्रा का इतना लंबा पॉलिटिकल करियर खतरे में पड़ गया था और इस खबर से पीछा छुड़ाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे। पैसा देख और इस तमाशे को यही खत्म कर। तू क्या मेरा मुंह देख रही है? समझा अपने बेटे को नहीं तो सिर्फ इनका ही नहीं, आपका भी बेटा हूं मैं। तुझे पता है तू किसके साथ बात कर रहा है? पैसा दे रहा हूं, पैसा दे रहा हूं, ले ले, नहीं तो मुझे और भी तरीके आते हैं समझाने के। जानता हूं कि अपने बाप से बात कर रहा हूं जो मुझे अपनाना ही नहीं चाहता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि मैं अपना हक लेकर रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं। ये मामला इतना बढ़ गया था कि यशवंत मिश्रा चाहकर भी अपना तरीका इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। फिर ये केस कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट ने यशवंत मिश्रा के डीएनए टेस्ट का ऑर्डर दिया और डीएनए टेस्ट में साबित हुआ कि अजिंक्य यशवंत मिश्रा का ही बेटा है और हार कर यशवंत मिश्रा को भी मानना ही पड़ा और उन्होंने अपने हथियार डाल दिए। हम आज आप सबके सामने ये स्वीकार करते हैं कि अजिंक्य हमारा ही बेटा है। हम रोहिणी से शादी करेंगे और इन दोनों को अपना नाम देंगे। अब से अजिंक्य यशवंत मिश्रा है। आओ बेटा। इसके बाद अजिंक्य यशवंत के साथ रहने लगा और उसने अपने पिता की पार्टी भी ज्वाइन कर ली। कुछ समय बाद बीमारी के कारण यशवंत मिश्रा का निधन हो गया और उसके कुछ सालों के बाद अजिंक्य का भी मर्डर हुआ और यहीं से हमारा केस और हमारी कहानी शुरू होती है। हॉस्पिटल लाने से पहले इनकी डेथ हो चुकी थी। डेथ का कोई रीजन? डिटेल एग्जामिन के बिना कुछ कहा नहीं जा सकता है। नाक से ब्लड आया है और गर्दन के ऊपर भी काफी निशान है। आप में से सबसे पहले बॉडी को किसने देखा? हमने देखा था साहब। आज दोपहर में 3 बजे बाबा को उठाने गए तो बाबा 3 बज गया बाबा। बाबा बाबा प्रोजेक्टा बिटिया क्या हुआ एकनाथ? बाबा उठ नहीं रहे, चाय नहीं पिए, 3 बज गए। चलो आओ देखते हैं। देखिए अभी तक सो रहा है। अजिंक्य उठो, अजिंक्य, अजिंक्य। आप दोनों के अलावा उस समय घर में और कौन था? घर में एक नौकर और था, राजू। या क्या फालतू सवाल पूछ रहे हैं? जब आपकी आंखों के सामने ये लड़की बैठी है जिसने मेरे बेटे को मार डाला, उसके बावजूद आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं कि इन्होंने मारा है? ये चुड़ैल, आप इसकी भोली भाली सूरत पे मत जाइए। इसकी वजह से एक माँ को अपने बेटे से दूर होना पड़ा। इसकी वजह से मैं बगल वाले घर में रहती हूँ। इसने माँ बेटे को दूर कर दिया, इसकी वजह से सब हो गया है। आप अपने बेटे के साथ नहीं रहती, उसके बगल वाले घर में रहती हैं। अच्छा, आपने आखिरी बार अपने बेटे को कब देखा था? कल। आज सुबह भी मैं घर गई थी। मैं चाह रही थी कि मैं उसे अपने साथ हॉस्पिटल लेके चलूं। हॉस्पिटल? क्यों? डायबिटीज के कारण मेरे पाँव में स्वेलिंग था। मैं चाह रही थी कि मैं अपने बेटे के साथ हॉस्पिटल जाऊं। मैं उसके लिए उसे पूछने के लिए उसके घर गई तो एकनाथ ने बताया कि वो सोया है। फिर मैं खुद अकेली आ गई हॉस्पिटल। जब आप अपने बेटे के घर गई थी तो आपकी बहू प्राजक्ता भी वहीं थी? मुझे नहीं पता, मैंने पूछना जरूरी नहीं समझा। और जब यहाँ आई तो मुझे पता चला कि मेरे बेटे को भी यहीं ला रहे। इस नाम से मुझे पता चला सर, मेरा बेटा मर गया।
लेकिन सर मेरा बेटा मरा नहीं, इसने इस नाई ने उसे मार डाला सर। ये चोर या चढ़ेले वाला आप शांत हो जाइए प्लीज। सिस्टर को लेके रिलैक्स। यादव जी सर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजिए और अपनी फॉरेंसिक टीम को लेकर अजिंक्य के घर पे जाइए। घर की अच्छे से तलाशी लीजिए और खासकर उस जगह की जहां पे अजिंक्य की लाश मिली। ठीक है सर। और आप स्टेटमेंट के लिए हमारे साथ पुलिस स्टेशन आइए। जी। ब्लड सैंपल कलेक्ट कर लो और ये चादर को भी फॉरेंसिक के लिए भेज दो। यहाँ तो सिर्फ मेल के कपड़े हैं, तुम्हारी मैडम का सामान कहाँ है? साहब उनके कपड़े उस कमरे में है, वो उस बेडरूम में रहती है ना। वो वहां रहती है? हाँ साहब, जब से प्रजक्ता बिटिया ब्याह के आई है तब से दोनों अलग बेडरूम में रहते हैं। हमने कभी दोनों को एक कमरे में साथ रहते नहीं देखा। दोनों हस्बैंड वाइफ एक ही घर में रहते हुए अलग अलग बेडरूम में सोते थे, ऐसा क्या? कहा जाने साहब, हमने तो बस इतना देखा कि प्रजक्ता बिटिया अलग कमरे का खूब फायदा ले रही। फायदा उठा रही थी मतलब ये कि हम एक दिन किसी काम से राजू को ढूंढ रहे थे तो हमने देखा कि राजू साहब हम तो रसोई है, खाना बनाना और परोसना हमारा काम है। ज्यादातर हम किचन में ही रहते हैं। अब घर में क्या होता है क्या चलता है हमको नहीं पता साहब। ये दिखाई भी देता है और सुनाई भी पड़ता है। तो घर में क्या हो रहा है ये तो दिखाई दिया होगा, सुनाई दिया होगा कुछ, या खाना बनाने के अलावा प्राजक्ता मैडम के पैरों की मालिश से ही फुर्सत नहीं मिलती? ऐसी बात नहीं है साहब। हाँ हमने एक दो बार पैर जरूर दबाए थे जब उनकी तबीयत खराब थी। ये लीजिए मैम साहब पानी। मेरे पैर बहुत दुख रहे हैं राजू। मैं दबा दूं? नहीं ठीक है, मैंने दवाई खाई है, ठीक हो जाएगा। मैम साहब गोली असर करने में बहुत वक्त लग जाएगा, आप रुको यहीं पे, मैं तेल लेके आता हूँ, दवा देता हूँ। बहुत भली मैम साहब है साहब, हमको दया आ गई। ऐसी कोई बात नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। अजिंक्य के बाबा पे हमको बहुत दुख हुआ। कितना मेहनत की अपने बाप से नाम के लिए, और जब से ये औरत आई है उनका पूरा जीवन बर्बाद। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मालकिन का अपने नौकर से अफेयर था? हाँ तो हाँ, ये तो एक बात है साहब, और उनका इरादा सुनेंगे तो आपका सर घूम जाएगा। नेता बनना चाहते हैं, जब से आई थी घर में धूम मचा के रखा था। बड़ी मालकिन से तो ऐसे बात करती थी, उन पे ऐसे गुर्राती थी जैसे कोई नौकर को हड़का रहे। You know what? मैं आपसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूं तो आप मुझे तो मत सिखाइए कि क्या सही है क्या गलत। समझा ना आपको? स्टे अवे। बड़ी मालकिन अपना इज्जत बचाने के लिए साथ वाले छोटे घर में रहने चली गई। बाबा पहले से ही शराब पीते थे। बड़ी मालकिन के चले जाने के बाद दिन रात शराब पीने लगे। दोनों में खूब झगड़ा होने लगा, पूरा घर कुरुक्षेत्र बन गया। बाबा इस बात के लिए इतना टेंशन लिए कि 2 बार तो उनका बाईपास सर्जरी हो गई। डॉक्टर ने तो दारू पीने के लिए सख्त मना किया था, बाबा किसी की नहीं सुनते थे। आपने अजिंक्य को आखिरी बार जिंदा कब देखा था? कल शाम को, जब लखनऊ कैंट से लौटे थे। लखनऊ कैंट क्यों गए थे? उनके क्षेत्र में पार्टी मीटिंग थी, इसीलिए गए थे। बड़ी मालकिन भी उनके साथ थी, और तब भी प्रजक्ता बिटिया का और बाबा का फोन पे खूब झगड़ा हुआ था। झगड़ा किस बात पे हुआ था? ये तो हमको नहीं पता साहब, क्योंकि कमरा तो बंद था। बिटिया चिल्ला चिल्ला के उनसे बात कर रही थी, तो बाबा का नाम ले रही थी, इसलिए हम इतना ही समझ पाए। और जब वो घर आए, अरे कम से कम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो संभल के रहो। जनता पर क्या असर जाएगा कि उनका नेता 24 घंटे शराब में धुत रहता है? तुम्हें मेरे पीने से प्रॉब्लम है ना?
तो मैं और पीऊंगा। एकनाथ, टेबल लगाओ, अभी हम और पिएंगे। फिर वो देर तक शराब पीते रहे। रात के 10 बजे के आसपास हमने खाना लगाया, वो खाना खाए और सोने चले गए। हमने भी सब समेट के रख दिया और हम भी सोने चले गए। दूसरे दिन उठे, पापा रोज 1-1:30 बजे तक उठ जाते थे। 3 बज गए तो उठे नहीं थे। सुनीता जी, सर, इनसे सबकी डिटेल्स ले लो, जाइए। थैंक यू। लो यादव जी। थैंक यू सर। यादव जी, ये सबसे पहले ना हमें इस केस के लिए ये मिश्रा फैमिली है, इसके इंटरनल प्रॉब्लम को फिगर आउट करना पड़ेगा और उसके लिए प्राजक्ता को काउंटर करना बहुत जरूरी है। राइट सर। वैसे वो रोहिणी और एकनाथ भी प्राजक्ता के बारे में बोल रहे थे, और सर रोहिणी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि प्राजक्ता ही मर्डरर है। उसके कहने से क्या होता है, हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी तो देखना है, और उसके लिए सबसे पहले हम कल सुबह प्राजक्ता से बात करेंगे। वैसे तो आपकी और अजिंक्य की पूरी शादी मीडिया ने कवर की थी, पर हमें उससे पहले से जानना है कि आप अजिंक्य से कब और कैसे मिले। हमारी मुलाकात 3 साल पहले मैट्रिमोनी साइट में हुई थी। उस वक्त मैं एनजीओ में काम करती थी। घर वालों की तरफ से शादी का प्रेशर था, इसलिए मैट्रिमोनी साइट में अकाउंट खोला था। वहीं मुझे अजिंक्य मिले थे। फिर मैंने अजिंक्य को कांटेक्ट किया और कुछ मुलाकात में ही हम एक दूसरे को पसंद करने लगे। फिर हमने डिसाइड किया कि शादी से पहले हमें कुछ वक्त लिव इन में बिताना चाहिए ताकि एक दूसरे को समझ सके, और ये जानना भी जरूरी था कि हम शादी के बाद पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ रह सकते हैं या नहीं। 1 साल लिव इन में बहुत अच्छे से गया और उसके बाद हमने शादी कर ली। जब हम लिव इन में थे तब अजिंक्य ड्रिंक करते थे पर ओकेशनली करते थे। पर शादी के बाद पता नहीं क्या हुआ, उन्हें जो 24 घंटा शराब में धोते रहते थे। इस वजह से हमारे झगड़े भी होते थे, लेकिन हमारे झगड़े का कारण सिर्फ शराब नहीं थी। मतलब मिश्रा फैमिली का पास्ट, स्पेशली अजिंक्य का, जो बार बार हमारे रास्ते की दीवार बन रहा था। कैसा पास्ट? मीनल शर्मा, वो हमारी शादी के सख्त खिलाफ थी। उन्हें कन्विंस करने के लिए मैं उनके घर तक गई थी। अरे प्राजक्ता, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं तुमसे नाराज होंगी? बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि अजिंक्य तुमसे शादी कर रहे हैं। मैं तुम्हारी शादी में जरूर आऊंगी। लेकिन फिर भी वो हमारी शादी में नहीं आई। वो आपकी शादी के खिलाफ क्यों थी? इंस्पेक्टर, कहने को तो मीनल अजिंक्य की दूर की भाभी है, लेकिन कोई भी उन्हें देखकर बोल सकता था कि वो लवर्स हैं। अजिंक्य अपना अधिकतर वक्त उसके साथ बिताते थे, घंटों उससे बात करते थे। फिर एक दिन मैंने उन्हें टोका तो वो बोले कि तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मुझे मेरी अपनी भाभी से मिलने और उससे बात करने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम कहीं वो टिपिकल बीवी की तरह मेरी लाइफ को कंट्रोल तो नहीं करना चाहती? फिर कुछ दिन बाद मैं मैके चली गई और एक दिन अचानक बिना बताए आ गई। फिर मैंने अजिंक्य से इस बारे में बात करी और उसने कन्फेस किया कि उसका और मीनल का अफेयर चल रहा है। लेकिन उसने मुझे ये भी कहा कि अब वो उससे ब्रेकअप कर लेगा और धीरे धीरे सब कुछ ठीक कर देगा। धीरे धीरे सब ठीक हो रहा था, लेकिन शादी के बाद भी हम फिजिकल नहीं थे। यहाँ तक कि उसने मुझे छुआ तक नहीं था, जबकि लिव इन में ऐसा नहीं था। मुझे लगा कि मुझे ही कोई पहल करनी चाहिए, इसलिए उस रात को मैं अजिंक्य ने कभी मेरे पास आने का इनिशिएटिव नहीं लिया। यहाँ तक कि हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं था जो एक पति पत्नी के बीच में होना चाहिए। अच्छा, क्या आपके और अजिंक्य के बेडरूम मीनल की वजह से अलग अलग थे?
नहीं, जब हम लिविंग में थे तब भी अलग अलग कमरों में रहते थे, इसलिए हमने डिसाइड कर रखा था कि शादी के बाद भी हम एक दूसरे को प्राइवेसी देंगे और अलग अलग कमरों में ही रहेंगे। आपसे बात होने के बाद अजिंक्य ने मीनल से ब्रेकअप कर लिया था? नहीं, झूठ बोल रहे थे वो मुझसे, हमेशा मुझे बेवकूफ बनाते रहे। ये तो मुझे कल पता चला जब वो लखनऊ कैंट से वापस आ रहे थे, क्योंकि मैंने उन्हें वीडियो कॉल किया था ये पूछने के लिए कि डिनर में क्या खाएंगे। तुम जो खिलाओगी वो खा लेंगे। क्या बात है, आज तो तुम्हारा मूड बहुत अच्छा लग रहा है। क्यों, होना नहीं चाहिए क्या? होना चाहिए। अरे आराम से चलाओ ना। ओह, तो अब समझ में आया कि तुम्हारे अच्छे मूड का रीजन क्या था। तुम्हारी पूजनीय भाभी जी जो तुम्हारे साथ है। हाँ तो तुम्हें शर्म नहीं आती मुझे इस तरह से जवाब देते हुए? मुझे तुमसे कैसे बात करनी है ये बात मुझे मत सिखाओ, समझी तुम? फोन पर मीनल की वजह से हमारा बहुत झगड़ा हुआ। मैंने तो ये भी सुना था कि मीनल का जो 6 साल का बच्चा है नीलेश, वो भी अजिंक्य की औलाद है। मीनल के पति सुबोध को शायद इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मुझे थी। इसलिए उस रात जब अजिंक्य शराब के नशे में धुत आए और शराब पीने बैठे, तब मैंने उनसे इस बारे में बात करी। तुमने जिस चीज के लिए अपने पिताजी से लड़ाई करी, आज खुद भी वही कर रहे हो। क्या सीखा उनसे कि शादी के अलावा नाजायज बच्चे कैसे पैदा करते हैं? क्या बकवास कर रही है? तुझे मेरी नहीं दूसरों की बात पर भरोसा है? मतलब नीलेश तुम्हारा बेटा नहीं है? हाँ, वो मेरी औलाद है और वो शादी के बाद नहीं, शादी से पहले की है। तुझे सच सुनने का बहुत शौक है ना, तो और सुन। मैं शादी के बाद एक नहीं, हजारों औरतों के साथ सोया और आगे भी सोऊंगा, समझी? मतलब जब आपको ये पता चला कि अजिंक्य अभी तक आपको धोखा दे रहा है, तो आपने गुस्से में आकर उसका मर्डर कर दिया? क्या सर, आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हैं? मैं अपने पति का मर्डर करूंगी? इनफैक्ट उस रात को झगड़े के बाद मैं इतनी अपसेट थी कि मैं डायरेक्ट रूम में सोने चली गई और फिर सुबह ही मैं बाहर निकली हूँ। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। सोने के लिए मैंने अपना मेडिटेशन म्यूजिक तक ऑन किया था। पूरी रात सोचती रही कि अजिंक्य ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ना उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया था, ना उनकी फैमिली ने, सिर्फ बड़े भाई साहब को छोड़कर। ये बड़े भाई साहब कौन है? आदित्य मिश्रा, मेरे फादर इन लॉ की पहली वाइफ के बेटे। यादव जी, ये आदित्य मिश्रा की डिटेल्स ले लो। अच्छा, जिस रात अजिंक्य साहब की मौत हुई, उस रात तुमने उन्हें देखा था? नहीं साहब, उनका खाना हम नहीं, हमेशा एकनाथ जी परोसते हैं। एकनाथ जी ने बोला कि वो देख लेंगे, हम जा सकते हैं। इसलिए किचन समेट के हम सर्वेंट क्वार्टर की तरफ सोने के लिए जा रहे थे, तभी गांव से जोरू का फोन आया। कमरे में सिग्नल नहीं आता सर, तो इसलिए बंगले के बाहर बात करने के लिए चले गए, तो वहीं आदित्य साहब को आते हुए मैंने देखा था। ये आदित्य कितने बजे आए थे? 11 बजे के आसपास आए होंगे सर। और वापस कितने बजे गए? वही आधे घंटे के बाद 11:30 बजे के आसपास। यकीन से कह सकते हो कि वो हड़बड़ी में निकले थे, मतलब जल्दबाजी में थे? हाँ साहब, वो एकदम हड़बड़ी में थे और तेजी से निकल गए। अच्छा, उस रात वो अजिंक्य से मिले थे? कुछ झगड़ा वगैरह हुआ था आपस में दोनों का? साहब, हम बाहर हेडफोन लगा के अपनी जोरू से बात कर रहे थे, इसलिए अंदर का कुछ सुना नहीं। और अजिंक्य बाबा से तो हम कोसों दूर रहते थे साहब। वो बहुत बकलोल आदमी थे। उनकी माताजी भी उनके पीने और बुरी आदतों से परेशान रहती थी। हम एक दिन अपने कानों से सुने थे, वो बोल रही थी कि उसको भगवान उठा ले तो सुकून मिले। यादव जी सर, इसकी डिटेल्स ले लो। और ये आदित्य को पुलिस स्टेशन बुलाओ पूछताछ के लिए। ठीक है सर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या हुआ? कल तक आ जाएगी सर। रिपोर्ट के हिसाब से अजिंक्य की मौत 6 तारीख को 11 से 12 के बीच में हुई है। हाँ सर, और बॉडी को सबसे पहले एकनाथ ने देखा था दोपहर 3 बजे के आसपास, ऑलमोस्ट 15 घंटे बाद। ब्लड में अल्कोहल की भारी मात्रा भी है, गले पे खरोंच के निशान भी। सर, हो सकता है कि पहले उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश की गई हो, दोनों के बीच स्ट्रगल हुआ हो और इसी वजह से किलर के नाखूनों में विक्टिम की स्किन फंस गई हो। हाँ, लेकिन इस बिना पे किलर को ढूंढना बहुत मुश्किल है। ऑलमोस्ट 2 दिन हो गए। खैर, इस पीएम रिपोर्ट से एक बात तो साफ है कि ये मौत एक्सीडेंटल नहीं है, इसका मर्डर ही हुआ है। उस बाल का क्या हुआ जो अजिंक्य के बेड पे मिला था? सर, फॉरेंसिक टीम के मुताबिक वो बाल अजिंक्य का ही है।
अब तक की इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से परिवार के सभी लोगों के पास अजिंक्य के मर्डर का मोटिव तो था, इसलिए सब पे नजर रखनी पड़ेगी। एक काम करो, पूरी फैमिली के सीडीआर रिपोर्ट निकालो और नौकरों की भी। ठीक है सर, आदित्य मिश्रा 6 तारीख से लापता है और उसका फोन भी नॉट रीचेबल आ रहा है। राजू ने बयान दिया था कि आदित्य मिश्रा अजिंक्य के घर में रात को 11 बजे घुसा था और 11:30 बजे बाहर निकल गया था, और अजिंक्य का मर्डर भी 11 से 12 के बीच में हुआ है। कहीं ये आदित्य मिश्रा ही तो उसका मर्डर करके नहीं निकल गया? गायब भी है। सुनीता जी, इस आदित्य मिश्रा के कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन निकलवाओ। सर। अजिंक्य मिश्रा मर्डर केस में पुलिस के हाथों अब तक कोई सबूत नहीं लगा। अजिंक्य मिश्रा यशवंत मिश्रा के बेटे थे, जिन्होंने जीते जी अपने पिता का नाम पाने के लिए संघर्ष किया। पूरे देश की नजर इस केस पर है। क्या अजिंक्य मिश्रा को इंसाफ मिलेगा या नहीं? प्रेस वालों को क्या लगता है कि आज क्राइम हुआ और कल सॉल्व हो जाएगा? यादव जी, ये प्राजक्ता पर एकनाथ और रोहिणी दोनों ने शक जाहिर किया है, लेकिन इस घर के कुक राजू ने रोहिणी पर भी शक जाहिर किया कि उसका इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है। ये प्राजक्ता से तो मिल नहीं है, तो इस रोहिणी से भी पूछताछ करते हैं। प्राजक्ता बहुत ही कमीनी और चालाक औरत है। सबसे पहले तो उसने मेरे बेटे से बात की कि वो उसे पार्टी से इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट दिलवाए। जब बेटे ने मना कर दिया तो इस लड़की ने पता है क्या किया? ये सीधा जाके हमारे पार्टी के सीनियर से मिल गई। जाहिर सी बात है, सीनियर ने उसकी शिकायत की अजिंक्य से। बहुत झगड़ा हुआ दोनों का, और प्राजक्ता ने उसे माफी मांगने के बजाय ये लड़की हमारे अपोजिट पार्टी से शामिल हो गई। देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा था और आज फिर वही बात कर रही हूं, आप सीधा जाके प्राजक्ता को अरेस्ट कीजिए, समझे आप? उसने मेरे बेटे को मारा है। उसने मारा है या आपने? क्या बकवास कर रहे हैं आप? अरे बेटा था वो मेरा। हाँ, वही बेटा जिसकी शराबखोरी, अलग अलग औरतों के साथ नाजायज संबंधों, पार्टी में उसकी इमेज खराब और टिकट ना मिल पाने के कारण आप परेशान थी, उसी बेटे की बात कर रहा हूँ। हाँ थी, मैं परेशान थी, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने ही बेटे का मर्डर कर दूं। 6 तारीख की शाम से रात तक आप कहाँ थी? 6 को मैं अपने बेटे के साथ लखनऊ कैंट से वापस आ रही थी। हमारे पार्टी की एक मीटिंग थी। रास्ते में मेरे बेटे को प्राजक्ता का फोन आया। पता नहीं क्या बात थी, लेकिन उन दोनों में बहुत झगड़ा हुआ। बहुत गुस्से में था अजिंक्य तक। फिर उसने मुझे घर ड्रॉप कर दिया और वो चला गया। प्राजक्ता ने इसलिए झगड़ा किया क्योंकि मीनल आप लोगों के साथ थी। हाँ तो फर्क क्या पड़ता है उससे? ये प्राजक्ता है, उसे पहले से पता था कि अजिंक्य अपने भाभी को बहुत मानता है, उनको आदर देता है, सम्मान देता है। अब अगर किसी की दिमाग में गन घुसी हो ना, तो उसे कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन प्राजक्ता का कहना तो यह है कि उसने अजिंक्य और मीनल को एक साथ बेड पर देखा था, और अजिंक्य ने एडमिट भी किया है कि नीलेश उसका और मीनल का बेटा है। छी 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 छी, मरे हुए इंसान के बारे में इतना गंदा कैसे कोई बोल सकता है भला? और आप भी इंस्पेक्टर, उसकी ये सब बेतुकी की बातों पे आप भरोसा कर रहे हैं? देखिए मैडम, हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, 6 तारीख को आप लोग जब लखनऊ कैंट से लौटे तो पहले आपने मीनल को काकोरी नगर छोड़ा, उसके बाद आप लोग घर आ गए, है ना? जी नहीं, उस रात मीनल यहीं रुकी थी मेरे साथ मेरे घर पे। दूसरे दिन सुबह वो काकोरी नगर के लिए चली गई। वो बेचारी तो मेरी तरह सदमे में है। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि अजिंक्य अब हमारे बीच में नहीं है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, आप इन सब फालतू बातों में वक्त बर्बाद करने के बजाय आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? आप जाकर प्राजक्ता को अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? हमें आपकी बातों को फॉलो नहीं करना है, लॉ को फॉलो करना है, और जरूरत पड़ी तो दोबारा आपसे मुलाकात होगी। सुनो, अभी पुलिस आई थी पूछताछ करने, तुमसे भी पूछताछ करेंगे।
संभाल के रहना, संभाल के जवाब देना। और हाँ, उस रात के बारे में कुछ मत कहना। यादव जी सर, ये रोहिणी बार बार प्राजक्ता को ब्लेम कर रही है, इसका कोई तो रीजन होगा। कुछ तो है जो इस फैमिली में चल रहा है। इस रोहिणी की स्टोरी को भी क्रॉस चेक करना पड़ेगा। और ये अजिन की भाभी मीनल, इससे भी मिलते हैं, पता तो चले कि ये प्राजक्ता झूठ बोल रही है सच। प्राजक्ता इतनी कमीनी है कि उसे अच्छी तरीके से मालूम था कि अजिंक्य मेरे भाई जैसा था, फिर भी उसने मुझे और अजिंक्य को बदनाम करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। और उसका साथ दिया उस आदित्य ने, क्योंकि उसे अचानक से आया ये नया भाई बर्दाश्त नहीं हो रहा था ना, जो उसकी प्रॉपर्टी में आधे का हिस्सेदार बन गया था। नीलेश अजिंक्य का बेटा है, ये अफवाह भी उसी ने फैलाई थी। इससे मेरी शादी तो टूटने के कगार पर थी ही, अजिंक्य के घर की शांति भी चली गई। लेकिन आदित्य ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि वो अजिंक्य का पॉलिटिकल करियर बर्बाद कर देना चाहता था। एक बात बताइए, 6 तारीख को आप अजिंक्य के साथ लखनऊ कैंट क्यों गई थी? क्योंकि वो चाहता था कि मैं उसके साथ जाऊं। मेरे साथ वो रिलैक्स फील करता था और उसका असर भी हुआ। उस दिन जिस मीटिंग में हम गए थे, वो मीटिंग बहुत अच्छी हुई, लेकिन उस प्राजक्ता ने कॉल करके और लड़ाई करके अजिंक्य का पूरा मूड बर्बाद कर दिया। अच्छा, अजिंक्य ने आपको रोहिणी जी को ड्रॉप किया, उसके बाद आप अजिंक्य से मिली थी? नहीं, रोहिणी जी और मैं जब घर पहुंचे तो उसके बाद हमने खाना खाया और मैं वहीं सो गई। फिर अगले दिन सुबह उठी और कैब लेकर सीधा यहाँ काकोरी नगर अपने घर आ गई। सर, अजिंक्य की मौत में प्राजक्ता का ही हाथ है। वो और उसकी तांत्रिक माँ ने मिलकर ही अजिंक्य की जान ली है। मतलब ये कि उसकी माँ जादू टोना करती है। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, ये मैं एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। जब प्राजक्ता ने मेरे और अजिंक्य के बारे में अपनी माँ के आगे बकवास की, तो वो यहाँ मेरे घर मुझसे लड़ने के लिए आई थी। दूर रहना अजिंक्य से। अगर तूने मेरी बेटी का घर तोड़ा तो मैं तुम्हारी गृहस्थी भी बसने नहीं दूंगी। ये देख रही हूं, इसमें तुम्हारी जान बसी है। इसमें मेरी जान है। आज मुझे समझ में आया कि तुम्हारी बेटी का जो पागलपन है ना, वो कहां से आया है। अपने ये पत्थर लो और निकलो यहाँ से, वरना धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी, समझी? उसका मजाक उड़ाना मुझे बहुत भारी पड़ा। रात तक नीलेश को हाई फीवर हो गया था। सारे ट्रीटमेंट कराए, दवाइयां बदली, डॉक्टर बदले, लेकिन फीवर जा ही नहीं रहा था। मेरा बच्चा दिन पर दिन कमजोर हुए चला जा रहा था। सर, वैसे तो मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करती हूँ। फिर एक दिन मुझे याद आया कि तेजस्विनी ने मुझसे कहा था कि मेरी जान उसके हाथों में है, और मेरी जान तो मेरे बेटे नीलेश में बसती है। लेकिन सवाल मेरे बेटे का था, इसलिए मैंने फौरन एक तांत्रिक को बुलाया। उसने मेरे बेटे नीलेश को देखते ही कह दिया कि उसके ऊपर जादू टोना हुआ है। उसने मेरे घर में एक यंत्र ढूंढा जो तेजस्विनी यहाँ छोड़ के गई थी। मैंने फौरन उस यंत्र को जला दिया और पीछे गार्डन में जाके उसे गाड़ दिया। सर, आप चाहें तो मैं आपको वो यंत्र दिखा सकती हूँ। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी उसके बाद तो आपका बेटा ठीक हो गया होगा, है ना? सर, आपको विश्वास करना है तो कीजिए और नहीं करना है तो मत कीजिए, लेकिन मैं आपको वही बता रही हूँ जो सच है। वो बच्चेलन औरत झूठ बोल रही है सर। पति तो उसका सिर्फ नाम का है, सारे सुख तो उसे अजिंक्य ही दे रहा है, बिस्तर से लेकर औलाद तक। सच बोलेगी तो फंस जाएगी, इसीलिए झूठ बोल रही है। प्राजक्ता ने भी मुझे बताया था कि उसने खुद उन दोनों को हम बिस्तर होते हुए देखा है, और अजिंक्य ने यह भी मान लिया था कि नीलेश उसी का बेटा है। मीनल ही क्यों? आपकी बेटी भी तो झूठ बोल सकती है। सब हाथ धोकर मेरी बेटी के पीछे पड़े हैं। दूसरे बेडरूम में क्यों सोती है, कोई और पार्टी क्यों ज्वाइन की? सच बात तो यह है कि उसके खुद के पति ने उसे कभी पत्नी का दर्जा दिया ही नहीं। शादी के बाद भी उसे हमेशा इस घर से टॉर्चर ही मिला, और वो आज तक कायम है। किसी ने ये तो कभी नहीं पूछा। मीनल ने जो आपके तंत्र मंत्र के बारे में बताया है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? वो औरत बहुत चालाक है सर। मैं क्यों उसके बच्चे पर टोना टोटका करूंगी? रोहिणी भी तो कर सकती है। रोहिणी का तो वहां अक्सर आना जाना लगा रहता है, उसके लिए वो ज्यादा आसान है। लेकिन रोहिणी ऐसा क्यों करेगी?
क्योंकि वो नहीं चाहती थी जो यशवंत मिश्रा ने किया वही अजिंक्य करे। कल को मीनल अगर नीलेश को लेकर हिस्सा मांगने आई तो हिस्सा भी गया और इज्जत भी। और हाँ, मैं कोई टोना टोटका नहीं करती सर, ईश्वर पर पूरी श्रद्धा है मेरी और अपने अध्यात्म के ज्ञान को बढ़ाने के लिए मैं महाराज विश्वकर्मा की शरण में हूँ, ना कि कोई क्राइम करने की। परिवार के सभी लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही थी ये साफ हो गया कि सभी के पास अजिंक्य मर्डर का मोटिव था। मर्डर वाली रात घर पर सिर्फ 3 लोग थे, प्राजक्ता, उनका नौकर एकनाथ और कुक राजू। राजू नया था और उसकी ड्यूटी सिर्फ किचन तक थी, इसलिए वो प्राइम सस्पेक्ट नहीं था, लेकिन फिर भी हमने उसे क्लीन चिट नहीं दी थी। लेकिन एकनाथ वो पुराना और वफादार नौकर था, उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी और जिसमें से एक जिम्मेदारी सीसीटीवी फुटेज की भी थी। इसलिए हमने सोचा कहीं उसने रोहिणी या आदित्य के कहने पर ही तो अपनी वफादारी दिखाने के लिए अजिंक्य को नहीं मार दिया। और तभी हमें अजिंक्य के मेन गेट की सीसीटीवी फुटेज में कुछ पॉसिबिलिटी नजर आई। ये देखिए सर, ये रात 10:30 बजे का फुटेज है। 10:30 बजे कैमरा बंद होता है और 10:32 पे दोबारा स्टार्ट होता है। मतलब 2 मिनट के लिए कैमरा बंद था। अरे देखो, राजू फोन पे घर से बाहर निकल रहा है बात करते हुए और ये आदित्य ये अंदर जा रहा है। टाइम है 11 बजे, आगे करो। 11:28 पे ये बाहर निकल रहा है। एक और बात सर, ये देखिए, ये रात 12:30 बजे का फुटेज है। 12:30 बजे कैमरा ऑफ होता है और 12:45 पे दोबारा ऑन होता है। दोबारा ऑफ किया गया 15 मिनट के लिए और पहली बार 2 मिनट के लिए। तो दोनों बार सीसीटीवी किसने ऑफ किया होगा? घर में तो 3 ही लोग थे, प्राजक्ता, एकनाथ और राजू। यादव जी, हो सकता है इन्हीं कुछ मिनटों में इस केस का सॉल्यूशन छुपा हो। अब मानते हैं कि सीसीटीवी की जिम्मेदारी हमारे ऊपर थी साहब, लेकिन हमको नहीं पता कि कैमरा ऑन ऑफ कब हुआ सर। हमने देखा नहीं क्योंकि ऐसा पहले कभी हुआ नहीं सर। ठीक है, तुम्हारी बात मान लेते हैं कि तुम्हें नहीं पता चला कि सीसीटीवी कैमरा कब ऑन ऑफ हुआ, लेकिन तुम्हें यह तो अच्छी तरह पता था कि उस रात आदित्य घर आया था और आधे घंटे रुका था। ये बात पुलिस से क्यों छुपाई? और तूने अजिंक्य को अकेले मारा या आदित्य के साथ मिलकर मारा? और ये आदित्य कहाँ है? हमने किसी का मर्डर नहीं किया साहब, हम सच कह रहे हैं, हमने किसी का मर्डर नहीं किया। देख, सच सच बता दे, आदित्य वाली बात क्यों छुपाई? वरना ईमानदारी दिखाने लायक तू नहीं रहेगा। बोल। आदित्य बाबू वो रात को 11 बजे आए थे सर। एकनाथ जी, मीनल को यहाँ बुलाओ अभी के अभी। अजिंक्य बाबा को बुलाने चले गए। हम जब मीनल को बुला के आए तो आदित्य बाबा बाहर आए और बोले कि अजिंक्य बाबा नशे में दूध थे, उठ नहीं है। इतने में मीनल आ गई तो मीनल से बोले कि अजिंक्य बाबा को उठा के ला। तभी पीछे दरवाजे से कुछ आवाज आई तो मीनल आई है यहाँ? जी, वो अजिंक्य बाबा के रूम में गई। अजिंक्य ने बहुत पी ली है, वो नहीं उठ रहा है। नहीं उठ रहा है? उठाओ उसे, क्योंकि मुझे आज ये बात साफ करनी है कि नीलेश अजिंक्य का बेटा है या नहीं। उससे क्या पूछना है, मैं ही बता देती हूँ। नीलेश अजिंक्य का ही बेटा है और इस प्रॉपर्टी में बराबर का हकदार भी है और मेरे बेटे को उसका हक लेने से कोई भी नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं, समझे? देखा आपने क्या कह रही थी वो? हाँ, जो कुछ भी आपने मेरे साथ किया है वो सब कुछ आपके साथ हो रहा है। तुम और तुम्हारा बेटा, तुम दोनों मिलके मुझे सड़क पे लाए थे ना, अब तुम्हारा नंबर है। क्योंकि ये तो दारू पीना छोड़ने वाला नहीं है और ये एक ढेला भी छोड़ने वाली नहीं है। यही है कर्मा, अब भुगतो। ये आदित्य के जाने के बाद रोहिणी जी ने क्या किया? कुछ नहीं सर, वो भी वापस लौट गई थी सर। साहब हमने कुछ नहीं किया सर। गुप्ता जी, सर इसे लेके जाओ और उसकी खातिरदारी कर लो। हमने कुछ नहीं किया सर, हमारी। यादव जी, रोहिणी और मीनल दोनों को पुलिस स्टेशन बुलाओ और इस केस की जड़ तक पहुंचने के लिए इस आदित्य का मिलना बहुत जरूरी है।
ये सच है कि मेरे बेटे नीलेश का असली फादर अजिंक्य ही है। शादीशुदा होने के बावजूद मेरा अजिंक्य के साथ अफेयर था। मैं नहीं चाहती थी कि उसकी शादी किसी और के साथ हो। अजिंक्य के खाना खाने और सोने जाने वाली स्टोरी के अलावा 6 तारीख की रात को और क्या हुआ था? देखिए, एकनाथ मुझे बुलाने के लिए आया। उसने बताया कि आदित्य आया हुआ है और किसी इंपॉर्टेंट मैटर पे उसको बात करके आज ही उसे खत्म करना है। तो मैं पीछे के रास्ते से अजिंक्य के घर गई। आदित्य ने मुझे अजिंक्य को उठाने के लिए कहा। इतनी रात को मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी सब कुछ क्लियर हो जाए। जाओ जाके अजिंक्य को उठाओ। ठीक है। मैं अजिंक्य के रूम की तरफ जा रही थी तो प्राजक्ता के कमरे से मोटिवेशनल म्यूजिक की आवाज आ रही थी। मुझे लगा कि वो सो गई। अजिंक्य ने मुझे उसकी इस आदत के बारे में बताया था। मैं अजिंक्य के रूम में गई और उसे उठाने लगी। अजिंक्य, अजिंक्य उठो। मैं डर गई थी। मैंने आदित्य को आकर कुछ भी नहीं बताया। अजिंक्य ने बहुत पी ली है, वो नहीं उठ रहा है, क्योंकि वो इसका इल्जाम मेरे ऊपर ही लगा देता और मुझे ही फंसा देता। आप अजिंक्य के रूम में एग्जैक्ट कितने बजे गई? 11:15 बजा होगा शायद। 11:15। फिर? मैंने आदित्य और मीनल की सारी बातें सुनी। मीनल अचानक गुस्सा होकर वहां से चली गई। तभी आदित्य की नजर मुझ पे पड़ी। उसने आकर मुझे चेतावनी दी कि कैसे प्राजक्ता और मीनल दोनों मेरी जायदाद हड़पना चाहती है। फिर आपने क्या किया? कुछ नहीं। फिर मैंने रोहिणी जी को वहां आते देखा, लेकिन अनदेखा कर दिया और वहां से जाने का नाटक किया। आदित्य ने रोहिणी जी से क्या कहा मैंने ये भी सुना। आदित्य उसके बाद वहां से चला गया। रोहिणी जी एकनाथ के पास गई और बोली, एकनाथ, देखो तुम हमारे सबसे पुराने, सबसे वफादार, इसलिए मैं अपने दिल की बात सिर्फ तुम्हें बता सकती हूँ। देखो, हम ना पहले ही अजिंक्य की वजह से हमारे परिवार पे बहुत सारी मुसीबतें आई हैं। मेरे घर को बर्बाद होने से बचा लो। तुम अजिंक्य को मार डालो, खत्म कर दो उसे। तो तुम्हारी इस कहानी के अनुसार रोहिणी एकनाथ से एक मरे हुए आदमी को मारने के लिए कह रही थी। मैं कहानी नहीं बना रही हूँ सर, मैं सच कह रही हूँ। यादव जी, अगर इस मीनल की बात माने कि उसने रोहिणी को एकनाथ से यह कहते सुना कि एकनाथ जाकर अजिंक्य को मार दे, तो यह बात सही नहीं लगती, क्योंकि जिस समय वो कह रही थी उस समय तक तो अजिंक्य मर चुका था। इसका मतलब रोहिणी या एकनाथ दोनों में से कोई मर्डर नहीं हो सकता, क्योंकि उस समय तक तो अजिंक्य मर चुका था। अपने घर में बचे 3 लोग, प्राजक्ता, आदित्य और खुद मीनल। सर, मिश्रा फैमिली के कॉल रिकॉर्ड्स आ गए हैं। सर, बाकी सब में तो कुछ खास नहीं मिल रहा है, लेकिन सर मिश्रा हाउस के लैंडलाइन से रात को 10:30 और 2 बजे 2 कॉल्स किए गए हैं, और ये कॉल्स जिन्हें किए गए हैं वो काफी इंटरेस्टिंग है। देखिए। यादव जी, आप भी देखिए। उठाओ इसे। तब तक हम प्राजक्ता से बात करते हैं। ठीक है सर। खाना लाए हैं। प्राजक्ता की मां तेजस्विनी ने मुझे फोन किया था कि अजिंक्य ने कन्फेस किया है कि नीलेश उसका बेटा है, और मुझे पता था कि मीनल रोहिणी के घर में रुकी हुई है। मैं मीनल और
अजिंक्य से सिर्फ ये कंफर्म करना चाहता था कि नीलेश अजिंक्य का बेटा है या नहीं, और इस सिलसिले में मीना और रोनी ने आपको जो कुछ बताया है वो सच है, लेकिन ये सच नहीं है कि मैंने अजिंक्य को मारा है। रात को 11:05 पर जब तुम अजिंक्य के रूम में गए तो वहां क्या देखा? मैं जैसे रूम के अंदर गया तो मैंने देखा कि वो अजिंक्य उठो, जाओ। अजिंक्य उठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, उठो जाओ। अजिंक्य, उस रात मैं अजिंक्य के घर से अपने घर लौटा तो मैंने देखा कि मैं अपना अस्थमा का पंप अजिंक्य के घर में ही भूल गया हूँ। तो मैं इसे लेने के लिए रात को करीब 12:30 बजे उसके घर गया। तब मैंने सोचा कि मैं पीछे के दरवाजे से एक नाथ से मंगा लूंगा, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि घर का दरवाजा खुला हुआ था और प्राजक्ता अपनी माँ के साथ बाहर आई। तभी अचानक पीछे से किसी ने मेरे सर पे वार किया और मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। हम नीचे से जैसे मैडम को गाड़ी में इंतजार कर रहे थे तभी आदित्य उन पर किसी बात को लेकर चिल्ला रहा था। हमें लगा साहब कि वो उनको नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए हम पीछे से गए और इन पर हमला कर दिया साहब। उनको वहीं बंधक बना के रखा साहब, हमने ये अपनी मर्जी से नहीं किया साहब। किसकी मर्जी से किया? तो 6 तारीख की रात को आप अजिंक्य के यहाँ गई थी, है ना? जी गई थी। मेरी बेटी दुखी थी और उसे सहारा देने के लिए मैं गई थी। मीनल अजिंक्य पर दबाव बना रही थी कि वो नीलेश को अपना वारिस बना दे, वरना वो सबको सच बता देगी। प्राजक्ता की तो खुद की औलाद ही नहीं थी। शादी के बाद उस कमरे ने उसे एक बार भी हाथ नहीं लगाया। प्राजक्ता समझ चुकी थी कि अजिंक्य से उसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। आप वहां कितने बजे पहुंचे? करीब 10:30 बजे। और वापस कितने बजे लौटे? 12:30 बजे। हाँ, इसका मतलब प्राजक्ता ने 10:30 बजे और 12:30 बजे सीसीटीवी कैमरा ऑफ कर दिया ताकि बाद में किसी को भी पता न चले कि आप वहां गई थी। 12:30 बजे जब मैं वहां से निकली, घबरा मत, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा कि ये सब हमने किया है। और वैसे भी इस सारी प्रॉपर्टी पर तुम्हारा ही हक है। उस अजिंक्य को तो मरना ही था, नहीं तो वो मीनल और उसका पिल्ला सब कुछ हत्या लेते। अच्छा, तुम लोगों ने अजिंक्य को मार दिया, वो भी जायदाद के लिए? लेकिन ये जायदाद तुम लोगों को मिलेगी नहीं। मैं पुलिस को सब कुछ बताऊंगा। मैंने संतोष को कहा था कि उसे कुछ दिन के लिए बंधक बना के रखे। उसके बाद मैं उस पर मंत्र फूकने वाली थी, उससे उसकी याददाश्त चली जाती और वो सब कुछ भूल जाता। मैं बताता हूं 6 तारीख की रात को एग्जैक्टली क्या हुआ था। अजिंक्य के खाना खाने और सो जाने के बाद तुम अपने रूम में गई, वहां से रोते रोते अपनी मम्मी को फोन किया, उन्हें अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। उन्होंने आपको सलाह दी अजिंक्य को मार दो और उसमें वो तुम्हारी हेल्प करेगी। फिर अपने प्लान के मुताबिक तुम्हारी मम्मी ने आदित्य को फोन किया, उसे भड़काया और उसे अजिंक्य के घर आने को कहा और उसमें अपना फोन वो अपने घर पे ही छोड़ दिया ताकि हम लोकेशन ट्रेस ही ना कर पाए। आपकी लैंडलाइन के कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक रात को आपकी मदर के ड्राइवर संतोष को कॉल किया गया था। 10:30 बजे जब वो तुम्हारे घर पहुंची तो तुमने वहां सीसीटीवी ऑफ कर दिया ताकि बाद में भी किसी को पता ना चले। उसके बाद तुम माँ बेटी तुम्हारे रूम में चले गए। उसके बाद आदित्य वहां पहुंचा, तुमने देखा उसने वहां झगड़ा किया। तुम लोगों ने सोचा कि इस झगड़े का फायदा उठाया जाए और जब आदित्य अजिंक्य के कमरे से बाहर निकल रहा था उसके बाद तुम दोनों माँ बेटी उसके रूम में गए और तुमने अजिंक्य को गला दबाकर मारने की कोशिश की, जिस कोशिश में उसकी गर्दन की स्किन तुम्हारी नाखूनों में आ गई तो फिर भी नहीं मरा। तो तुमने तकिए से उसका दम घोट दिया। वो बेचारा विरोध भी नहीं कर पाया क्योंकि वो शराब के नशे में धुत था। उसके बाद तुम अपनी माँ को लेकर फिर अपने रूम में आ गई, आराम से लाइट्स ऑफ की, म्यूजिक चला दिया ताकि यही लगे कि तुम आराम से सो रही हो। उसके बाद तुम लोगों ने सबके जाने का वेट किया और 12:30 बजे तुमने वापस सीसीटीवी ऑफ किया और अपनी माँ को बाहर छोड़ने आई। तभी आदित्य वहां पहुंच गया और तुम यहां। यही सच है ना? लालच और नफरत अगर आसपास हैं
मतलब ये जुर्म की दस्तक है। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर रंजीत ठाकुर आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे किसी नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक, क्योंकि मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।